Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। स्वयं प्रभा द्वारा प्रायोजित इस पूरे मुहिम में मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुल जमा 20 लेक्चर की श्रृंखला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आज जो लेक्चर है वो विकेंद्रीकरण पे है। डिसेंट्रलाइजेशन पे मैं चौथा, पाँचवा और छठा ये 3 लेक्चर आपके साथ साझा करूँगा। और आज के लेक्चर में विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण सवालों पर आपसे बात करूंगा। मसलन हमें विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, विकेंद्रीकरण से जुड़े उपलब्ध साहित्य क्या है, क्योंकि जब हम एकेडमिक्स में होते हैं तो हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हम सतही बात ना करें, हम कुछ लिखित साहित्य के माध्यम से बात करें। तो उस लिहाज से जो उपलब्ध साहित्य है विकेंद्रीकरण पर, उसको भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद विकेंद्रीकरण से जुड़े और कई पहलू हैं, जैसे 3D ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जैसे डीकंसंट्रेशन, डिवोल्यूशन एंड डेलीगेशन। 3F ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जैसे फंक्शन, फंक्शनरीज जो है वो क्या है। और उसके अलावा जेम्स फेजलर का मॉडल है डिसेंट्रलाइजेशन में, जिसमें वो की बात करते हैं, उसको भी विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ जो है टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या है, जो अलग अलग प्रकार हैं विकेंद्रीकरण, पूरा जो है आज के लेक्चर में होगा। और उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी हम विकेंद्रीकरण की बात शासन से होता है, स्थानीय स्वशासन से होता है, तो 73वां संविधान पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आता है 73वां संविधान संशोधन, प्रावधानों को बहुत विस्तार से बताऊंगा। संविधान में कहाँ है वो है ये, और उसके सारे प्रावधानों को फिर आलोचनात्मक तरीके से कमियां रह गई हैं अभी तक 73वां संविधान संशोधन आने के उपरांत। संविधान संशोधन पे भी विस्तार से बात होगी कि 74वां संविधान संशोधन के आने से शहरी गवर्नेंस के पूरे प्रारूप में क्या परिवर्तन आया है, 74वां संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, उसके प्रावधान क्या है, और उसकी भी क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं, और ताकि हम एक भविष्य के लिए जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये समझ में आए कि एक पूरी अंतर्दृष्टि है, जिसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्वशासन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो आज हम जिस विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम विकेंद्रीकरण की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर सत्यजीत सिंह ने डेफिनेटली अपनी पुस्तक में इसके बारे में विस्तार से विवेचित किया है, लेकिन फिर भी एक जो समझ बन के आती है कि विकेंद्रीकरण पे आखिर क्यों जोर दे रहे हैं हम, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद भारत जब आज़ाद होता है, और आज़ादी के बाद जो है जिस तरह की समस्याएं थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत सारी मुश्किलातें थी। आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बहुत कम था, कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग बहुत ज़्यादा थे, और उद्योग उस तरह से स्थापित नहीं हुए थे, तो बहुत देश की माली हालत अच्छी नहीं थी। और उस सारे संदर्भों में विकास के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, योजना आयोग बनता है, पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, आप जान रहे राष्ट्रीय विकास परिषद बनता है, ये सब कुछ आता ही आता है। और जो पूरा मॉडल है उस समय का, नेहरू महलनोबिस मॉडल हम जानते हैं, वहाँ से जो विकास की तस्वीर निकल के आती है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं स्थापित करती है कुछ प्रतिमान को, और वो प्रतिमान है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसको हम कहते हैं विकास का जो है ये टपकन सिद्धांत है। मतलब ऐसा मान लिया गया कि अगर आप सर्टेन सेक्शन को टॉप में जो है, अगर आप उसको समृद्ध बना देंगे, आप उन्हें शिक्षित बना देंगे, आप उन्हें जो तहज़ीब दे देंगे, तो वहाँ से वो टपक टपक के समाज के
निचले तबके तक जो है वो चला जाएगा। मतलब आपको बहुत कुछ नहीं करना है, समाज के एक वर्ग को आपको अमीर बनाना है, एक वर्ग को अंग्रेजी सिखाना है, एक वर्ग को संसाधन देना है, और वहाँ से वो जो जैसे बारिश की बूंद टपक टपक के नीचे तक आती है, वैसे ही वो समाज के सभी वर्गों में चला जाएगा। लेकिन हमने ऐसा महसूस किया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक, जब 90 के दशक तक जब हम पहुँच रहे थे, तो हमने देखा उसका कुछ ज़्यादा फ़लसफ़ा नहीं निकल के आ पाया, और एक वर्ग तो बहुत अमीर हो रहा था, दूसरा वर्ग अभी भी गरीब था, एक तरह से अनइवन जो है फंक्शनिंग दिख रही थी। उस ख़ास संदर्भ में सरकार ने कहा कि हमें जो है विकेंद्रीकरण जैसे प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें जो है ट्रिकल डाउन थ्योरी की जगह हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, आप ये शब्द देखिएगा, अचानक अभी सरकार इन शब्दों का खूब प्रयोग कर रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ को फोकस करना चाहिए, यानी समावेशी विकास। यानी हमें किस वर्ग के बेहतरी के लिए नीति बनानी है? क्या वो महिलाएं हैं, क्या वो बालक है कोई, क्या वो मानव अधिकार के विषय है, क्या वो पर्यावरण के विषय हैं? तो जिसके लिए हमें नीति बनानी है, उस एरिया को हमें फोकस करना चाहिए, तभी बेहतरी होगा इससे समाज का। तो ये पूरा जो है, इसी पूरे संदर्भ में आप देख सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के लिए भी मांग होनी शुरू हो गई। और हालांकि आपके संविधान में आर्टिकल 40 शुरू से कहता रहा कि हमें जो है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहिए, ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। और हालांकि ये गांधी के सपनों का भारत भी पंचायती राज और गांव के माध्यम से शासन पर आधारित था, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था, हम जानते हैं। और डीपीएसपी जो संविधान का है, उसे आप बलपूर्वक लागू नहीं कर सकते। ये लागू करना या नहीं करना राज्य की कई बार इच्छा पर निर्भर करता है। यही कारण कि उत्तर भारत के राज्यों में जो है पंचायती राज का प्रयोग बहुत विफल रहा। कई वर्षों तक जो है वहाँ चुनावें नहीं होती थी, पूरी व्यवस्था ग्रामीण स्तर की जो थी वो लग रहा था मृत प्राय हो गई है। जबकि दक्षिण भारत ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। दक्षिण भारत में बहुत अच्छे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक अलग नज़ीर प्रस्तुत की विकास के मामले में, केरल, कर्नाटका और बाकी राज्यों ने। तो वहाँ अच्छा प्रयोग हुआ, और उत्तर भारत में अच्छा प्रयोग नहीं हुआ। इन सभी संदर्भों में फिर जो है हम विकेंद्रीकरण, 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की बात करते रहे थे। तो हम एकेडमिकली इस पूरे बातचीत को अगर देखें, तो पहला सवाल तो यही है यहाँ पे कि हमें विकेंद्रीकरण की ज़रूरत क्यों है, और हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत अहम सवाल है, और इसे अकादमिक तरीके से ही मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। प्रोफेसर सत्यजीत सिंह एक प्रख्यात विद्वान हैं जो लोक नीति पर काम करते हैं, और उन्होंने अपनी किताब जो 2016 में प्रकाशित हुई थी, द लोकल इन गवर्नेंस में उन्होंने इन्हीं सवालों को उठाया है कि वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। सत्यजीत सिंह संप्रग में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष हैं, और वो उस पूरे मसले पे, ख़ासतौर पे ज़मीनी राजनीति, पंचायती राज, गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण के मुद्दों पर, पानी की राजनीति के मुद्दों पर जो काफ़ी वर्षों से काम करते रहे। तो इस किताब के मार्फत उन्होंने 3 सवालों को रेखांकित किया कि हमें विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है क्यों। तो पहला जो तर्क निकल के आता है वो यही आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन leads to better outcome as the local actors are able to provide desired incentives at the local level। मतलब विकेंद्रीकरण बेहतर परिणाम को बहाल करता है, क्योंकि स्थानीय कर्ताओं को स्थानीय स्तर पर इच्छित मानदेय मिलता है। जो लोकल एक्टर हैं वो अगर काबिलियत रखते हैं और काम करते हैं, तो उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छा मानदेय मिलता है, उन्हें अच्छा इंसेंटिव मिलता है। इसीलिए हमें विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि परिणाम बेहतर आ रहा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और कई सारे विद्वान इस पूरे फहरिस्त में हैं, जिसमें एलिनोर ऑस्ट्रम 1990 में जो है कॉमन उनकी कृति है, उसके माध्यम से वो इसी बात को रेखांकित करते हैं। रॉबर्ट पुटनम 1993 में सोशल कैपिटल की पूरी अवधारणा को लाते हैं, और रॉबर्ट पुटनम कहते हैं कि सोशल कैपिटल कांट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रलाइज्ड स्टेट व्हाइल द डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट इज़ द बेटर ऑप्शन। मतलब रॉबर्ट पुटनम कहते हैं कि सामाजिक पूंजी की अवधारणा को जो है केंद्रीकृत राज्य कभी भी अच्छे से डील नहीं कर सकता, इसलिए विकेंद्रीकृत राज्य ही इसे अच्छे से, इसको सहज तरीके से डील कर सकता है। या मैं आपको फिर से बताऊं कि ये जो शब्द सामाजिक पूंजी है, इसका आशय क्या है। जब आप पहली बार इन शब्दों को सुन रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि आर्थिक पूंजी की तो बात हम करते हैं, लेकिन सामाजिक पूंजी का क्या तात्पर्य है।
आर्थिक पूंजी का जैसा मतलब आप जानते हैं धन दौलत और पैसे और संसाधन से है, वही सामाजिक पूंजी का अर्थ जो है आपका समाज में क्या ओहदा है, आपका क्या रेपुटेशन है। अगर आप गांव समाज में जाते हैं तो किस तरह से जो है अगर आपके व्यक्तित्व की कैसे पूजा होती है, और वो पूजा जो है वो पैसे से अधिक होती है कई बार। जैसे आप गाँव से अगर आते हैं, आप छोटे शहरों से आते हैं, तो वहाँ देखिए किसी के घर में अगर शादी विवाह का माहौल होता है तो लगता है कि पूरा शहर, पूरा गांव, पूरे मोहल्ले के लिए शादी है, वो सब लोग शिरकत करते हैं उसमें। ये इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक पूंजी है वहाँ पे। तो सामाजिक पूंजी का महत्व को दिखाने वाले प्रमुख विद्वानों में रॉबर्ट पुटनम एक हैं, और उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट काम में ये बताया है कि किस तरह से अमेरिकी समाज में जो है उदारीकरण के युग में सूचना प्रौद्योगिकी के आने से ये सामाजिक पूंजी क्षीण हो गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी के आने से क्या हुआ था कि व्यक्ति अपने में उबल रहा है, उसमें सामाजिकता का बोध समाप्त हो चुका है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस करा है। अगले जो विचारक हैं वो रॉबर्ट चेम्बर हैं। रॉबर्ट चेम्बर भी इम्पॉर्टेंट रूप से जो है डिसेंट्रलाइजेशन के इस इशू को फोकस करते हैं। रॉबर्ट चेम्बर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि पार्टिसिपेशन इज़ एसेंशियल फॉर लोकल गवर्नेंस, यानी सहभागिता जो है वो स्थानीय सरकार के लिए अनिवार्य है। और ये सभी जो है कहीं ना कहीं इसी आर्ग्यूमेंट को फुलफिल कर रहे हैं कि विकेंद्रीकरण क्या कर रहा है, बेहतर परिणाम को बहाल कर रहा है, बेहतर परिणाम हमारे सामने लेके आ रहा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो इस बात को रेखांकित कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन गोज ए लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिवन द एडवांटेजेस ऑफ लोकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, सोशल कैपिटल एंड पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि हमें विकेंद्रीकरण की ज़रूरत क्यों है, वो इस बात को बढ़ाता है कि विकेंद्रीकरण से क्या होता है, दीर्घकाल में आर्थिक विकास इससे प्रोत्साहित होता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्थानीय समझ होती है। वो स्थानीयता को समझ रहे हैं, स्थानीय समझ है उनके पास। सामाजिक पूंजी भी काम कर रहा होता है, जो सोशल कैपिटल के बारे में भी हमने बात किया है, और सहभागिता भी होता है, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है। और इन सब के द्वारा क्या होता है, विकेंद्रीकरण जो है आर्थिक विकास को बढ़ाता है। इससे फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आगे होता है। उदाहरण में कुछ स्कॉलर है जिन्होंने बहुत थ्योरेटिकल काम किया है, इसमें एकेडमिकली काम किया है, उसमें चीमा और रोडेनली है। 1983 में उन्होंने इस पे महत्वपूर्ण काम किया और इसी बात को बता रहे हैं कि किस तरह से आर्थिक विकेंद्रीकरण से आर्थिक विकास होता है। उसी तरह विश्व बैंक का भी एक डॉक्यूमेंट है 2004 का, वो भी इसी बात को पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है कि कैसे विकेंद्रीकरण के आने से क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पक्ष है जो आर्ग्यू करता है कि हमें विकेंद्रीकरण की ज़रूरत क्यों है, वो ये बात कहता है कि बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू अ ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण से क्या होता है, लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ नया शब्द आ रहा है, लोकतंत्रीकरण। हम लोकतंत्र के बारे में तो समझते हैं, लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्रीकरण क्या है? और यहाँ लोकतंत्रीकरण का मतलब हम यही है कि हम जानते हैं कि विद इन डेमोक्रेसी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, मोर पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी होंगे, तो होगा क्या कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रेट अकाउंटेबिलिटी, यानी ज़्यादा जवाबदेही बढ़ेगी। और जैसे ही जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी। यानी इस पूरे चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा अगर आप अधिक सहभागिता करते हैं तो अधिक सहभागिता होने से क्या होगा, अधिक जवाबदेही आएगी, और अधिक जवाबदेही आने से क्या होगा, अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन किसकी सहभागिता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ सहभागिता की बात हम कर रहे हैं उन लोगों की जो समाज के वंचित तबके हैं, खास तौर पे जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं, वंचित तबका जो समाज में प्रतिनिधित्व जिसे नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे तबके को आप जानते हैं पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से जो है वो मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। तो जैसे ही उनकी आवाज़ भी बुलंद हो रही है, महिलाओं की आवाज़ बुलंद हो रही है, तो एक तरह से पूरी संरचना जो है उसमें तब्दीली आ रही है और वो ज़्यादा समावेशी बन पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने इस काम को भी आगे बढ़ाया है। ख़ासतौर पे जेम्स मैनर आप देख लीजिए, जेम्स मैनर का 99 में पब्लिश जो काम है वो इसी बात को रेखांकित करता है कि कैसे कमज़ोर वर्गों की तरक्की हुई है पूरे इस मुहिम से, लोकतांत्रिकरण के आने से। पीटर डोनाल्ड डिसूजा एक
प्रख्यात विद्वान हैं, उन्होंने भी 2002 के प्रकाशित इस एक कृति में बताया कि कैसे डेमोक्रेटाइजेशन आया है डिसेंट्रलाइजेशन के आने से। उसी तरह हीलर ने 2000 और 2001 में प्रकाशित अपने काम में इस बात को रेखांकित किया है कि इस पूरे प्रोसेस से जो है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस से जो है डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ा है। और साथ ही साथ इस दौर में एक नया कंसेप्ट भी है, ये कंसेप्ट है एनपीएस। एनपीएस यानी न्यू पब्लिक सर्विस, और न्यू पब्लिक सर्विस भी इसी चीज़ को जो है वो एक रेखांकित करता है, आप देखिएगा तो, यानी नई जो है सार्वजनिक सेवा। और ये अपनी अवधारणा में फोकस किसको करता है? फोकस करता है सिटीजन को, यानी नागरिकता को। इसके केंद्र में नागरिक है, वो नागरिकतावाद की बात कर रहा है, वो जो है नागरिकों के साझे मतलब मूल्यों की बात कर रहा है, वो साझे लीडरशिप की बात कर रहा है। तो इसके केंद्र में जो है सिटीजनशिप है, इसके केंद्र में जो है वो साझा स्ट्रक्चर है, संरचना, और इसके केंद्र में जो है आप कह सकते हैं कि नेतृत्व है। तो ये पूरी अवधारणा भी यहीं से निकल के आ रही है, अगर आप इसको देखेंगे विस्तार से। तो इस का अगला हिस्सा अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि विकेंद्रीकरण से जुड़े क्या क्या साहित्य हैं, क्या क्या लिटरेचर हैं जो अवेलेबल है और जिस पे काम किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब आम फहम में कुछ बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो लिखा गया है उस काम को अगर अंडरलाइन करते हुए हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे पूरे प्रेजेंटेशन को, हमारे पूरे लेक्चर को उससे और ज़्यादा गंभीरता आती है। तो अगर उपलब्ध लिटरेचर की बात करें विकेंद्रीकरण पे क्या क्या है, तो पहला जो उपलब्ध लिटरेचर है विकेंद्रीकरण पे वो फोकस करता है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अर्थशास्त्र किस तरह से काम कर रहा है। यानी वो राज्य राजस्थान हो सकता है, वो राज्य उत्तर प्रदेश हो सकता है, वो राज्य झारखंड हो सकता है। अलग अलग राज्य में जो है डिसेंट्रलाइजेशन और राजनीतिक अर्थशास्त्र का जो रोल मॉडल है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। और इसमें कई सारे लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। क्रूक और मेनर की किताब है 1988 में प्रकाशित, सेटियो की किताब है 2008 में प्रकाशित, प्रणव वर्धन 2005 में लिखते हैं, और इन सारे इशूज़ को वो मुख्य धारा के साथ लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो लिटरेचर डिसेंट्रलाइजेशन पे आधारित है वो इस बात को फोकस करता है कि कैसे इंक्लूजन एंड हाउ डिसेंट्रलाइजेशन अफेक्ट्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जेंडर्स, कास्ट, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ मार्केट इन डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जो दूसरा सवाल है वो इंक्लूजन के सवाल को फोकस करता है, यानी समावेशन के सवाल को, यानी समाज में जो वंचित तबका है उसका समावेशन के सवाल को। और इस बात को रेखांकित करता है कि किस तरह से विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं, चाहे वो समूह जो है वो जेंडर के इशू के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समूह जाति के सवाल के साथ जुड़ा हुआ, चाहे वो समूह जो है वो आप कह सकते हैं कि क्लास के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब का क्या रोल है, और उनके साथ साथ बाज़ार की उसमें क्या भूमिका है, बाज़ार किस तरह से उसके अंतर्गत काम करता है। तो इसमें भी कई लोग हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है उसमें कौशिक का पब्लिश काम है 1993 का, डिसूजा का काम जो है वो पब्लिश है, आप देखते हैं 2002 का। निर्जा गोपाल जयाल बहुत प्रख्यात पब्लिक पॉलिसी की जानकार हैं, विदुषी हैं, उनका काम 2006 का प्रकाशित है। बाविस्कर यानी अमिता बाविस्कर और मैथ्यू ने 2009 में इसमें महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये सभी लोगों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया और पूरे डिसिप्लिन को बहुत डेंस करने का काम किया है। तीसरा सवाल जो मतलब एस्टैब्लिश लिटरेचर है वहाँ से निकल के आता है, वो यही आता है कि वेदर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स, क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो बेहतर विकास परक परिणाम को लेके आ रहा है। यानी डेवलपमेंटल आउटकम्स के साथ भी इसको जोड़ के कई लोग देख रहे हैं, और जो लोग डेवलपमेंटल आउटकम के साथ जोड़ के देख रहे हैं उसमें फिर से जेम्स मेनर का प्रकाशित काम है 2004 का, वो इसी सवाल को लेके आते हैं। द्रेज और सेन यानी जॉन द्रेज और अमर्त्य सेन जो है 1995 का उनका काम है, वो उसी को लेते हैं। और मैथ्यू भी 2008 में जो है इसी बात को लेके आते हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन से बेहतर जो है डेवलपमेंटल आउटकम्स आता है। अब यहाँ जॉन द्रेज और सेन का नाम इंपॉर्टेंट, और आपको भी जब आप लोक नीति को पढ़ते हैं तो जानना चाहिए। जॉन द्रेज उस तरह के अर्थशास्त्री हैं या विद्वान हैं जो कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरी मनोदशा में बहुत शिरकत के साथ काम करते हैं, उसे पूरे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे पॉलिसी मेकर हैं जो पॉलिसी बनाते समय
जहाँ के लिए पॉलिसी बना रहे हैं उस इलाके में जाके समय बिताते हैं, तब पॉलिसी बनाते हैं। मसलन वो दिल्ली में जब झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में रह के वो वहाँ के लिए पॉलिसी बना रहे थे, वर्तमान में वो झारखंड में जनजाति के ऊपर काम कर रहे हैं, तो झारखंड में जनजातियों के बीच रह के पॉलिसी बना रहे हैं। और मनरेगा जैसी स्कीम जो है वो जॉन दरेज की ही देन है, तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है उस दिशा में, उसको समझना चाहिए। अगला जो सवाल है इसी दिशा में वो है विकेंद्रीकरण विशिष्ट क्षेत्रों में, और यानी कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें विकेंद्रीकरण का क्या रोल है। स्पेसिफिक सेक्टर का मतलब है चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे वो हैंडलूम का सेक्टर है, चाहे वो वाटर का सेक्टर है, चाहे वो एडुकेशन का सेक्टर है। अलग अलग क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के ऊपर जो काम हुआ है वो काम किन किन विद्वानों ने किया है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो सुंदर यानी कि नंदिनी सुंदर का 2000 में प्रकाशित काम जो है उस खास एरिया को फोकस करता है। अग्रवाल जो है का काम 2001 और 2005 का इसी दिशा में किया गया काम है। सिंह का 2007 में किया गया काम इसी दिशा में महत्वपूर्ण काम है। और लेले और मेनन का जो है 2004 में प्रकाशित काम जो है वो इसी दिशा में बढ़ाया गया काम है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह पूरा लिटरेचर जो है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से जो है विकेंद्रीकरण में उपलब्ध साहित्य के बारे में जो है वो फंडामेंटली जो है उसके ऊपर बात कर रहा है। अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट साइड है वो है उसकी परिभाषा और विकेंद्रीकरण की जुड़ी परिभाषा। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण से जुड़ी प्रमुख परिभाषाएं या डेफिनेशंस क्या है। अलग अलग स्कॉलर ने क्या परिभाषाएं दी है विकेंद्रीकरण पर। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि पूरा जो शब्दावली है विकेंद्रीकरण का वो ट्रेस बैक होता है एक लैटिन वर्ड से जिसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति। जहाँ आप जानते हैं केंद्रीकरण में सब कुछ सत्ता अधिकार पावर जो है सभी एक जगह सेंट्रलाइज होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में उसको डिसेंटर करने की एक तरह से कोशिश की जाती है। बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने परिभाषित किया है इसे। पहले स्कॉलर आप देख सकते हैं चीमा और ओडिल्ली है, जो 1983 में उन्होंने विकेंद्रीकरण को परिभाषित किया है। चीमा और ओडिल्ली कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट और NGO। यानी विकेंद्रीकरण जो है वो केंद्रीय सरकार से स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार अथवा गैर सरकारी संगठनों की तरफ योजना, निर्णय निर्माण अथवा प्रशासनिक सत्ता का हस्तांतरण है। मतलब सेंटर टू लोकल, मतलब जो है केंद्रीय सरकार से स्थानीय सरकार, मतलब सेंटर एजेंसी से NGOs की तरफ जो है पूरी तरह से क्या है पावर का हस्तांतरण जो है वो विकेंद्रीकरण है। वो चीमा और ओडिल्ली इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे स्कॉलर जो है वो पीटर रोनाल्ड डिसूजा है, प्रमुख विचारक हैं विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज पे बहुत हस्ताक्षर काम है इनका, और इन्होंने जो है कहा है क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट एज सेकेंड विंड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि जो विकेंद्रीकरण है और जो स्थानीय सरकार है वो भारतीय लोकतंत्र की दूसरी लहर या दूसरी आंधी है। इम्पॉर्टेंट बात है ये भी जानना कि प्रोफेसर पीटर रोनाल्ड डिसूजा दो लहरों की बात कर रहे हैं। पहली लहर वो कहते हैं 1952 का प्रथम आम चुनाव, जबकि आम लोगों को पहली बार जो है मतदान का अधिकार मिलता है हिंदुस्तान में, और वो हमारा देश ऐसा सौभाग्यपूर्ण देश था कि वहाँ पे महिलाओं को भी 1952 से ही अधिकार मिल रहे थे पुरुषों के समान। तो ये एक अद्भुत क्षण था, क्योंकि बहुत सारी देशों में आंदोलन लड़े गए महिलाओं के मताधिकार के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में जो है 1952 के चुनाव से महिलाएं भी मत डाल रही थी, और ये उसको वो पहला लहर या पहली लहर कहते हैं, पहली जो युगांतकारी क्षण थे। दूसरा वो 73rd अमेंडमेंट को कहते हैं, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट के बाद जैसे ही पंचायती राज संस्थानों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, संवैधानिक आधार मिलता है, उसके बाद जो है ग्रामीण स्तर पर जो एक तरह से लहर आती है, लोगों की जागरूकता के स्तर पर, लोगों के सहभागिता के स्तर पर, लोगों की जवाबदेही के स्तर पर, उसको वो दूसरा विंड या दूसरी लहर के रूप में जो है रेखांकित करने की कोशिश करते हैं।
तीसरे स्कॉलर हैं सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह जैसा मैंने आपको बताया 2016 में उनकी बहुत एक प्रसिद्ध किताब प्रकाशित हुई है ओयूपी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, द लोकल इन गवर्नेंस। और लोकल इन गवर्नेंस में भी वो भी विकेंद्रीकरण को कुछ परिभाषा देते हैं और सत्यजीत सिंह कहते हैं देयर आर डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ऑन द ग्राउंड। यानी सत्यजीत सिंह कहते हैं कि विकेंद्रीकरण का जो है क्या है, विकेंद्रीकरण से जुड़े विविध आधारशिलाएं हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर है जो जमीन के बहुविचार और मूल्यों पर आधारित है। यानी विकेंद्रीकरण को आप यूनिवर्सल नहीं मान सकते कि विकेंद्रीकरण संपूर्ण राज्य का एक होगा। अलग अलग राज्य है, अलग अलग वहाँ मल्टीपल जो है वहाँ पे आइडियाज़ है, मल्टीपल वैल्यूज़ है, उन सब का समावेशन जो है वो विकेंद्रीकरण है, प्रोफेसर सिंह कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया प्रोफेसर सिंह दशकों से जो है पंचायती राज के विषय पर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के विषय पर, पानी के विषय पर जो है वो काम करते रहे हैं। विश्व बैंक के साथ काफ़ी काम करने का अनुभव रहा है और संप्रति वो जो है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। अगली जो विचारक है वो है कूंज एंड विंच। डिफाइंड डिसेंट्रलाइजेशन को वो परिभाषित करते हुए कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज ए टेंडेंसी टू डिस्पर्स डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. It is fundamental aspect of delegation. To the extent the authority is not delegated, it is centered. The essence of decentralization is delegation of power. यानी कुंच और उनके सहयोगी जो है वो विकेंद्रीकरण को अलग तरह से परिभाषित करते हैं और वो कहते हैं विकेंद्रीकरण एक संगठित ढांचे में निर्णय लेने के लिए अधिकार को फैलाने की प्रवृत्ति है। यह प्रतिनिधित्व का मूलभूत पहलू है। जिस हद तक प्राधिकार प्रत्यायोजित नहीं है वो केंद्रीकृत है, विकेंद्रीकरण का सार सत्ता का प्रत्यायोजन है। यानी वो एक सेंस में जो है कहते हैं कि ये डेलीगेशन ऑफ पावर है डिसेंट्रलाइजेशन, एक तरह से सत्ता का जो है प्रत्यायोजन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी चारों विद्वानों ने अलग अलग तरह से विकेंद्रीकरण को परिभाषित किया। आपने देखा चीमा और ओडिनली कैसे सेंटर और लोकल के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करते हैं, पीटर डिसूजा कैसे इसको सेकेंड विंड के रूप में देखते हैं, सत्यजीत सिंह कहते हैं कैसे मल्टीपल आइडियाज़ है, मल्टीपल वैल्यूज़ है और ये आर्किटेक्ट है अलग तरह का डिसेंट्रलाइजेशन। वही कूंज और विन जो है वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को डेलीगेशन ऑफ पावर के रूप में। अगले विचारक जो है जेम्स मेनर है। जेम्स मेनर का भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में और जेम्स मेनर कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टिमुलेटेड increased political participation and also tend to strengthen the integrative capacity of government both horizontally and vertically. यानी कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या होता है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है, यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है और सरकार की एकीकृत क्षमता भी इससे बढ़ती है दोनों स्तरों पे, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। यानी कि इस वर्टिकली भी सरकार की क्षमता बढ़ रही है और हॉरिजेंटली भी बढ़ रही है। वर्टिकली कैसे बढ़ेगी, मान के चलिए अलग अलग विभाग है जो काम कर रहा है, ये एजुकेशन का विभाग है, ये हेल्थ का विभाग है, ये जो है एग्रीकल्चर का विभाग है, तो सभी की क्षमता बढ़ रही है। उसी तरह हॉरिजेंटल कैसे, तो टॉप में बढ़ रही है, बॉटम में बढ़ रही है और ग्राउंड पे बढ़ रही है। तो हॉरिजेंटल भी बढ़ रही है और वर्टिकली भी बढ़ रही है, दोनों स्तर पे जो है सरकार की क्षमता बढ़ रही है, ऐसा कहते हैं जेम्स मेनर। रजनी कोठारी एक प्रमुख विद्वान है। रजनी कोठारी का काम ऐसे, हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो रजनी कोठारी को मानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस सिस्टम दिया है। कांग्रेस पार्टी के खासतौर पे जो एकाधिकार था 1952 से 1968 के समय को वो वन पार्टी डोमिनेंस या कांग्रेस सिस्टम कहते थे। लेकिन रजनी कोठारी अपने बाद के समय में, अपने बाद के जीवन में वो थोड़ा सा गैर राजनीतिक उनका झुकाव बढ़ा और वो पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ डेमोक्रेसी की बात जो है वो कर रहे थे और उस संदर्भ में वो डिसेंट्रलाइजेशन को परिभाषित करते हैं। रजनी कोठारी कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पीपुल सेंट्रिक अप्रोच। मतलब रजनी कोठारी क्या कह रहे हैं, विकेंद्रीकरण जो है गवर्नेंस की एक ऐसी वैकल्पिक पद्धति है जो जन अभिमुखी उपागम यानी पीपुल ओरिएंटेड अप्रोच पर ये आधारित है। यानी ये पीपुल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जो है डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं और कहते हैं ये एक वैकल्पिक तरीका है, इस्टेब्लिश तरीका नहीं है, नया तरीका है ये और ये लोगों को जन सहभागिता करने का अवसर देता है।
अग्रणी विचारक जो है एलिन है। एलिन कहते हैं विकेंद्रीकरण का तात्पर्य उन अधिकारों को छोड़कर सभी प्राधिकारों को निम्नतर स्तरों पर सौंपने का व्यवस्थित प्रयास है जिसका प्रयोग केवल केंद्रीय बिंदु पर किया जा सकता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल ऑथोरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल लेवल। यानी कुछ को छोड़ के जो केंद्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास रखना, हो सकता है सुरक्षा का मामला हो सकता है डिफेंस का मामला, हो सकता है गृह का मामला हो, ऐसे विषयों को छोड़ के जो है लगभग सभी बिंदुओं को सेंटर से जो है निचले स्तर पर जो है जब आप उसको सौंपते हैं तो वो विकेंद्रीकरण है। अगले विचारक एल डी वाइट है। एल डी वाइट ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फेमस है, उनकी किताब भी बहुत फेमस है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एल डी वाइट भी विकेंद्रीकरण को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। वो परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रशासनिक शक्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संगठन के उच्चतर से निचले स्तर तक जैसे ही आप पावर ट्रांसफर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, क्या ऊंचे से नीचे स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, ये जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ये एल डी वाइट कहते हैं। अगले विचारक जो है वो हेनरी फेओल है। हेनरी फेओल भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्लासिकल थ्योरी उन्होंने दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप पढ़ते हैं तो, जिसमें 14 प्रिंसिपल देते हैं हेनरी फेओल और 5 कंसेप्ट भी देते हैं हेनरी फेओल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का, ऑर्गेनाइजेशन को समझने का। और हेनरी फेओल कहते हैं कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। मतलब हर वह चीज़ जो अधीनस्थ की भूमिका को बढ़ाता है वो विकेंद्रीकरण है। मतलब हेनरी फेओल को जब आप पढ़िएगा तो हेनरी फेओल कहते हैं क्या, हेनरी फेओल कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ अगर मास्टर है यानी यहाँ मैनेजमेंट है और यहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट है, तो अगर सबऑर्डिनेट की पावर को आप बढ़ा रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और सबऑर्डिनेट की पावर को अगर आप कम कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन है। तो ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन जो है वो हेनरी फेओल ने भी दिया है डिसेंट्रलाइजेशन जो है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जेम्स मेनर का हमने डेफिनेशन पढ़ा जो कहते हैं हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, दोनों रूप में सरकार की क्षमता बढ़ रही है। रजनी कोठारी को हमने पढ़ा जो कहते हैं गवर्नेंस का एक अल्टरनेटिव मॉडल है और ये पीपुल्स ओरिएंटेड अप्रोच पर बेस्ड है। एलिन को पढ़ा जो वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन सब कुछ है, कुछ चीज़ों को छोड़कर जो सेंटर को रखता है कि ये रखना हमारे पास अनिवार्य है। और एल डी वाइट के अलावा जो है जो अगले स्कॉलर है वो हेनरी फेओल कहते हैं कि अगर आप सबऑर्डिनेट के पावर को बढ़ा रहे हैं मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, अगर सबऑर्डिनेट की पावर को कम कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। इन तमाम जो परिभाषाएं हमने देखी, उन परिभाषाओं को नटसेल में देखते हुए या उन परिभाषाओं से निचोड़ कर क्या विशेषताएं निकलती है, क्या हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण है क्या, वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। तो अगर इस विशेषताओं को देखें तो पहला बात तो यही निकल के आता है कि यह दार्शनिक और संस्थागत मैकेनिज्म है जिसका उद्देश्य शक्तियों को डिसेंटर करना है। यानी यहाँ क्या किया जा रहा है, शक्तियों को डिसेंटर किया जा रहा है। इट इज बोथ ए फिलोसफिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विच सीक टू डिसेंटर द पावर। और किसको, शक्ति को, यहाँ पे पावर को डिसेंटर करने के प्रति जो है एक तरह का आग्रह है, और ये एक तरह का फिलोसफिकल और जो है फिलोसफिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की बात करता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है या विशेषता है इसको समझने की, वो यही है कि ऑटोनॉमी फॉर्म्स द हार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यानी विकेंद्रीकरण अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ स्वायत्तता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वायत्तता का क्या मतलब होता है? स्वायत्तता का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी लोकल लेवल पे काम कर रही है तो वो स्वायत्त हो अपने खुद के निर्णय करने के लिए, वो स्वायत्त हो अपने खुद के आप कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन करने के लिए, वो स्वायत्त हो अपने खुद के सारे आप कह सकते हैं प्रशासनिक, राजनीतिक सभी तरह के प्रबंधन को करने के लिए। अगर वो कर पा रहा है तो वो ऑटोनॉमी है। और पंचायती राज ने डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा आग्रह है, हर्ट है कुछ, कि वो ऑटोनॉमी को बहाल करे, ऑटोनॉमी को जो है वो मजबूत करे। तो ऑटोनॉमी जो है इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन हैज नो फिक्स्ड आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन, इट इज इन फैक्ट यूज्ड बाय बोथ द लेफ्ट एंड द राइट फॉर जस्टिफाइंग देयर पोजीशन। मतलब विकेंद्रीकरण एक ऐसा टर्मोलॉजी है, ऐसी शब्दावली है जिसका कोई निश्चित वैचारिक आग्रह नहीं है।
लेफ्ट आइडियोलॉजी भी इसको यूज़ कर रही है, राइट भी आइडियोलॉजी यूज़ कर रही है और सेंटर भी कर रही है। अमूमन हम देखते हैं हिंदुस्तान में किसी विषय पर, किसी मुद्दे पे जो है जो अलग अलग धारा है, राजनीतिक धारा, वो अलग अलग रुख रखता है। जैसे कोई एक विषय हो, उस पे हो सकता है कि राष्ट्रवाद का जैसे विषय हो तो हो सकता है उस पे जो है जो वाम धारा है वो अलग चीज़ सोचे, दक्षिण धारा है वो अलग चीज़ सोचे और सेंट्रलिस्ट पावर जो है वो अलग चीज़ सोचे। लेकिन विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, गाँव को मजबूत करना, ये ऐसी विषय है, ऐसी शब्दावली है जिस पे तीनों ही धाराओं के बीच एक तरह का लगता है कि कुछ ना कुछ जो है एक तरह से कंसेंसस है, एक तरह से सहमति है, क्योंकि इसका किसी भी खास आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। हर कोई, हर विचारधारा इसका प्रयोग अपने पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए कहता है। मतलब पंचायती राज सबको चाहिए, गांव सबको चाहिए। हो सकता है कि लेफ्ट कहेगा गांव इसलिए चाहिए क्योंकि वहां मजदूर और किसान को उसका अधिकार मिलेगा। और हो सकता है कि लेफ्ट जो है राइट को इसलिए गांव चाहिए क्योंकि वो गांव के माध्यम से जो है राष्ट्र का विकास करना चाहता हो। लेकिन गांव और पंचायती राज के विषय पे सभी लोग जो है वैचारिक रूप से एक समान रुख रखते हैं, यहाँ ये कहने का भाव है। अगला जो विचार है, डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हुआ क्या है, पहले केंद्रीकरण था। केंद्रीकरण में क्या था कि पार्टिसिपेशन का बहुत कम स्कोप था, एकदम सहभागिता नहीं होती थी, सेंट्रलाइजेशन था। लेकिन जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन आया है तो आप जान रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने कहा है कि आप जो है 50% अब जो है महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, आप देख रहे हैं SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो समाज का सभी तबका जो है आज वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उनकी सहभागिता बढ़ी है और गांव के स्तर पे भी लोग वोट देने जा रहे हैं, तो भागीदारी बढ़ी है। डिसेंट्रलाइजेशन ने इसे मजबूत किया है। अगला है विकेंद्रीकरण के साथ साथ लोकतंत्र को भी गहरा कर रहा है, ये डीप कर रहा है लोकतंत्र को, यानी डीपनिंग कर रहा है लोकतंत्र को। यानी लोकतंत्र कैसे डीप होगा? लोकतंत्र तभी डीप होगा जब हम सबको वोटिंग राइट मिल रहा है, हम सब जो है प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं। वहाँ चुनाव में लड़ते वक्त, चाहे आप मुखिया का चुनाव लड़े, सरपंच का चुनाव लड़े, वार्ड का चुनाव लड़े, डिसेंट्रलाइजेशन का जो मॉड्यूल है उसमें हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई चुनाव लड़के जीत सकता है और वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। और आप अगर पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन का दायरा देखेंगे तो जिस तरह महिलाएं चुन के आ रही हैं भारी तादाद में, देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आ रहे हैं चुनकर भारी तादाद में, तो अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो डेमोक्रेटाइजेशन या डेमोक्रेसी मजबूत हो रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी का हमेशा मतलब होता है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, विविधता को रिस्पेक्ट करना। डेमोक्रेसी का हमेशा मतलब होता है एकोमोडेशन करना, यानी समायोजन करना। और अगर ये सब कुछ हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के साथ तो इससे डेमोक्रेसी जो और स्ट्रेंथन हो रही है, डेमोक्रेसी और मजबूत हो रही है। And finally, decentralization encourage confidence among local communities to govern their own affairs. और अंततः विकेंद्रीकरण क्या कर रहा है? स्थानीय समाज में अपने निजी मामले को स्वयं शासित करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है। मान के चलिए उत्तर पूर्व का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, वहाँ पे उन्हें खुद अपने लेवल पे उन्होंने विकास किया है पंचायतों के मामले से, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद से उसका प्रबंध कर सकते हैं और बेहतरी कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ने एक अवसर भी प्रदान किया है, आत्मविश्वास प्रदान किया है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय समुदायों के भीतर, कि वो अपने दैनिक जीवन के, अपने दैनिक क्रियाकलाप के, अपने दैनिक प्रशासन का जो है वो बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। तो इन विशेषताओं को जो है आप उसके साथ जोड़ के जो है देख सकते हैं। अगला जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को हम सेंट्रलाइजेशन से कैसे डिफ़र करें। तो इस सारणी के माध्यम से हम बेसिक जो है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच के अंतर को देखने की कोशिश करेंगे। पर पहला स्तर है परिभाषा के स्तर पर, दूसरा स्तर है सूचना के प्रवाह के स्तर पर, तीसरा है आदर्श किसके लिए क्या होता है उसके स्तर पर, चौथा निर्णय निर्माण की गति के स्तर पर, नेक्स्ट वन इज लोगों की सहभागिता के स्तर पर, अगला कार्मिकों की प्रेरणा यानी पर्सनल का मोटिवेशन के स्तर पर, अगला निर्णय पर विवाद के स्तर पर, और बर्डन के स्तर पर, यानी कि जो हम जिसको मतलब कहते हैं जिम्मेदारी के स्तर पर जो है हम विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच का ये डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक विकेंद्रीकरण की बातें परिभाषा के तौर पे देखें तो यह निर्णय निर्माण की क्षमता बहुस्तरीय रूप से इसमें प्रत्यायोजित होती है, यानी ये डेलीगेट होती है अलग अलग लेवल पे विकेंद्रीकरण में। जबकि केंद्रीकरण में क्या होता है, निर्णय निर्माण की क्षमता उच्च प्रबंधन के हाथों में केंद्रीकृत होती है, यानी जो
ऊपर का मैनेजमेंट है उसके हैंड में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो होता है। सूचना का प्रभाव, विकेंद्रीकरण में सूचना जो है वो खुली होती है और मुक्त होती है, यानी ओपन होती है, बिल्कुल फ्री होती है, सूचनाओं को कोई बांध के नहीं रखता है। जबकि केंद्रीकरण में क्या होता है, आप देखते हैं सूचनाएं जो है हमेशा वर्टिकल होती है, सूचनाएं ऐसे ही जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी सूचना, यानी एक लेवल के सभी लोगों पे सूचनाएं का प्रसार होगा, लेकिन वो जो है वो हॉरिजेंटल सूचनाएं नहीं जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट अंतर है जिसको समझने की जरूरत है। आदर्श स्थिति क्या होती है कि विकेंद्रीकरण के लिए वृहत आकार के संगठन के लिए जो है ये आदर्श स्थिति है क्या, विकेंद्रीकरण। अगर संगठन बहुत बड़ा है और संगठन बड़ा है तो आप उसको जितना विकेंद्रीकृत कीजिएगा तो वहाँ पे काम करने का तरीका जो है और बेहतर होगा। वहीं आप अगर केंद्रीकरण देखेंगे तो छोटे जो संगठन, अगर छोटा है तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो जो है विकेंद्रीकरण की संभावना वहाँ बहुत तेज होती है और विकेंद्रीकरण को वहाँ बढ़ाया जाना चाहिए। अगला है निर्णय निर्माण की गति। निर्णय निर्माण की गति जो है विकेंद्रीकरण में हम जैसा कि देखते हैं कि अत्यधिक तेज होती है, विकेंद्रीकरण में बहुत तेज तरीके से जो है वो निर्णय लिया जाता है, जबकि केंद्रीकरण में जो है उसकी तुलना में निर्णय थोड़ा तुलनात्मक रूप से थोड़ा धीमा लिया जाता है, क्योंकि केंद्रीकरण में एक ही हाथ में निर्णय होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको प्यूरिफाई करके उसको फिल्टर करके जो है वहाँ पे निर्णय होता है, तो बिल्कुल तुलनात्मक रूप से धीमा होता है, लेकिन यहाँ पे निर्णय निर्माण तेज गति से होता है। लोगों की सहभागिता हम जानते हैं विकेंद्रीकरण में बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना पार्टिसिपेशन करेंगे सिस्टम और बेहतर होगा और मजबूत होगा सिस्टम। जबकि केंद्रीकरण में बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है, लगभग ना के बराबर आपको लगेगा कि केंद्रीकरण में लोग भागीदारी हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो है कोई कनेक्शन नहीं है लोगों के साथ, तो वो इस तरह से जो है उसको वो देखते हैं। कामों की प्रेरणा के लिहाज से हम देखें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को तो विकेंद्रीकरण में आप देखिएगा उच्च स्तर पर मोटिवेशन मिलता है। मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस काम के लिए हो सकता है दोनों तरीके से, आपको पैसे दे के भी और आपको रिकॉग्निशन करके भी, दोनों तरीके से आपको मोटिवेट किया जाता है। अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो उसमें आप क्या करते हैं, मॉनेटरी सेंस में, तो आप और ज़्यादा आप चाहते हैं और अच्छा काम करें, क्योंकि अगली बार भी आपको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे। साथ ही साथ एक नॉन मॉनेटरी तरह का इंसेंटिव भी होता है, जैसे आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यू आर द बेस्ट, तो उससे भी आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। जबकि केंद्रीकरण में प्रेरणा नहीं मिलती है तो बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं लोग, उनके अंदर जो है प्रेरणा का भाव कम होता है। निर्णयों पे विवाद, संभावना होती है कि होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है और कई स्तरों पे होता है, तो हो सकता है कि डिसीजंस पे कोई कोई विवाद हो। यहाँ पे कम संभावना होती है क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति सारा निर्णय ले रहा होता है, तो यहाँ पे निर्णयों में विवाद होने की जरूरत नहीं। यहाँ वन मैन एक तरह से आर्मी है, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल लीडर्स होते हैं जो कि निर्णय ले रहे होते हैं। बर्डन जो है यहाँ पे विकेंद्रीकरण में साझी होती है, सबके लिए एक खास शेयर्ड जो है ऑब्जेक्टिव है, एक जो है लक्ष्य है, सबको मिलके उसको पाना है। लेकिन केंद्रीकरण में क्या है, किसी एक समूह पर सारा बर्डन होता है और वही उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि परिभाषा के स्तर पर, सूचना के प्रवाह के स्तर पर, आदर्श स्थिति है उसके स्तर पर, निर्णय निर्माण के स्तर पर, लोगों की सहभागिता के स्तर पर, कार्मिकों की प्रेरणा के स्तर पर, निर्णयों में होने वाले विवाद के स्तर पर और बर्डन के स्तर पर हमने देखा कि किस तरह से विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में जो है ये अंतर है और इसके साथ हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच का अंतर है, वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन में हम देखते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या अंतर है। तो अगर हम देखें, प्रत्यायोजन को डेलीगेशन कहते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण है। तो डेलीगेशन में सत्ता का हस्तांतरण जो है वो ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ होता है हमेशा, और विकेंद्रीकरण में सत्ता का हस्तांतरण संगठन के विभिन्न स्तरों और स्थानों पे हो सकता है, यानी कि वो ऊपर से नीचे भी हो सकता है और इस स्तर पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, दोनों स्तरों पे होगा। और डेलीगेशन में क्या होता है कि हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे, यानी कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा। दूसरा जो अंतर है वो डेलीगेशन प्रशासन में अमूमन ऐसा प्रयोग होता है जब हम डेलीगेट करते हैं। एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स अपने से जूनियर ऑफिसर को क्या करता है, डेलीगेट करता है पावर कि आप ये काम करिए, फलां आपका काम है, आपको इसके ऊपर काम करना है। जबकि विकेंद्रीकरण जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा इसका राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण जो है वो पॉलिटिकल और सोशल सेक्टर में आप ज़्यादा देखते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जो है आप डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं। तीसरा अंतर है, कोई एक व्यक्ति तभी सभी कार्यों को नहीं कर सकता है, इसलिए
कार्यकुशलता के लिए ज़रूरी है कि वो जो है डेलीगेशन करे। अगर कोई टॉप लेवल ऑफिसर्स है, उसको पता है कि उसके पास सर्टेन जिम्मेदारियां हैं, सर्टेन उत्तरदायित्व है और प्रत्येक काम जो है इफ़िशियंसी के साथ होना चाहिए, तो वो कई बार क्या करता है कि कार्यकुशलता के लिए अपने से जो नीचे के काबिल अफसर हैं उसको वो जिम्मेदारी सौंप देता है। और विकेंद्रीकरण में क्या है, किसी कार्य को बेहतर बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ बेहतर बनाने का लक्ष्य है और यहाँ कार्यकुशलता का लक्ष्य है। ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में जो ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो प्रत्यायोजन है, प्रत्यायोजन का स्कोप जो है वो दरअसल थोड़ा संकीर्ण है, क्योंकि ये हमेशा उच्चतम ऑफिसर और उसके इमीडिएट तदर्थ के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ टॉप पे कोई एक ऑफिसर है, ऑफिसर ए, और ये बॉटम में उसके कोई ऑफिसर है, ऑफिसर बी। इन दोनों के बीच में डेलीगेशन होगा, ठीक है। और लेकिन इसका स्कोप जो है बहुत व्यापक है। जैसा आपने देखा कि ये पॉलिटिकल एरिया में भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसको फंक्शनल एरिया में भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में कर रहे हैं, तो ये इसका दायरा ज़्यादा बड़ा है विकेंद्रीकरण का प्रत्यायोजन से। और जबकि प्रत्यायोजन जो है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मतलब बीच का डीलिंग है एक तरह से। जैसा अगला अंतर भी बता रहा है, सामान्य रूप से ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है, यानी दो इंडिविजुअल के बीच क्या होता है, प्रत्यायोजन। जबकि विकेंद्रीकरण जो है वो दो संस्थाओं के बीच हो रहा है, जैसे कि सेंटर है और सेंटर जो है वो लोकल लेवल पे कर रहा है, तो ये विकेंद्रीकरण है। जबकि एक सेक्रेटरी है और वो अपने से नीचे अफसर को कुछ दे रहा है, मान के चलिए नीचे का जो कोई भी IAS है उसको दे रहा है, तो वो जो है डेलीगेशन है। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। प्रत्यायोजन में क्या होता है, राजनीतिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं को कम महत्व दिया जाता है। क्योंकि जैसा ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा मुद्दा है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कई काम है जिसको कार्यकुशलता पूर्वक आपको पूरा करना है, टास्क पूरा करना है, तो यहाँ पे राजनीतिक मूल्य यानी पॉलिटिकल वैल्यू का कम महत्व है। यहाँ पे जन आकांक्षा, पीपुल्स जो इंस्पिरेशन का कम महत्व है। जबकि विकेंद्रीकरण में राजनीतिक मूल्य का भी उतना ही महत्व है और जन आकांक्षाओं का भी उतना ही महत्व है। सत्ता का स्वरूप जो है डेलीगेशन के अंतर्गत जो है कार्य समाप्त होने तक होता है। मतलब तभी तक डेलीगेशन है अगर, जैसे मैंने कहा, आपको कोई सेक्रेटरी अपने से सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कहता है कि ये पर्टिकुलर काम आपको काम कर लेना है इस टाइम पीरियड में, जैसे ही काम खत्म, आपका ड्यूटी खत्म, आप वो पूरा स्ट्रक्चर सत्ता का खत्म। उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए तब कुछ काम आपको बोल रहा है, मतलब निरंतर उसका स्वरूप नहीं होता है सत्ता का, वो पर्टिकुलर काम के लिए होता है वो। जबकि यहाँ सत्ता का स्वरूप स्थायी है, ये परमानेंट नेचर का है ये। और यहाँ पे जो है आप इस तरह से इसको अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतिम निर्णय प्रत्यायोजनकर्ता के पास होता है। जो प्रत्यायोजन कर रहा है वही फाइनली जो है फाइनल डिसीजन लेता है कि मैं उस समय के लिए बॉस हूँ, मुझे काम दिया गया है, मैं सब कुछ करूँगा। जबकि यहाँ अंतिम निर्णय व्यक्ति और समूह के पास होता है जो किसी विशिष्ट निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि यहाँ इंडिविजुअल मासेज यहाँ पे जो है बॉस होता है और वही सारा निर्णय जो है वो अपने हिसाब से इसमें लेता है। अगला हम बात करें 3D ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा 3D की संकल्पना क्या है। जैसे हम जान रहे हैं कि अलग अलग तरह का डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल होता है, उसमें एक मॉडल जो है वो है प्रशासनिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन ये मान के चलता है कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बीच हमें अंतर करना चाहिए। एक है डीकंसंट्रेशन, एक है डेलीगेशन और एक है डिवोल्यूशन। अंग्रेजी में ही अगर इस शब्दों को याद रखें तो बेहतर होगा, ताकि आप इससे इसका अंतर जो है वो आप कर पाएंगे। डीकंसंट्रेशन जो है इसे हम अक्सर कहते हैं ये विकेंद्रीकरण का जो है सबसे कमज़ोर रूप है, विकेंद्रीकरण का सबसे जो है ये वीक रूप है। क्या ये डीकंसंट्रेशन, और इसका प्रयोग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी नागरिक प्रशासन में यह मॉडल औपनिवेशिक काल से ही चल रहा है। कॉलोनियल टाइम से ही ये मॉडल चल रहा है, जहां निचले अफसर जैसे पटवारी या राजस्व अफसर अथवा थानेदार अपने लाइन संस्थाओं से जैसे राज्य के राजस्व विभाग या गृह विभाग के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब ये डीकंसंट्रेशन है, ये आप जान रहे कॉलोनियल टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो निचला अफसर है, चाहे वो पटवारी हो या फिर थानेदार हो, वो अपने से ऊपर का जो संस्था है, चाहे वो राजस्व विभाग हो चाहे वो गृह विभाग है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है, उसके प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा है डेलीगेशन। डेलीगेशन जिसके बारे में अभी हमने बात किया वो प्रत्यायोजन है। विकेंद्रीकरण का ये सबसे विस्तृत रूप है डेलीगेशन, है ना। और प्रत्यायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार क्या करती है, निर्णय लेने और सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन की जिम्मेदारी अर्ध स्वायत्त संगठनों को हस्तांतरित करती है।
जो पूरी तरह से केंद्र से सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, लेकिन अंततः उसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी डेलीगेशन में आप जान रहे हैं कि क्या होता है, डेलीगेट करते हैं हम पावर को, और जो है वो हम डेलीगेट कर सकते हैं किसी अर्ध स्वायत्त संस्थानों को या अन्य एजेंसी को। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात हमेशा डेलीगेशन में यही आपको ध्यान रखना है कि डेलीगेशन के मॉडल में क्या होता है, व्यक्ति से व्यक्ति होता है। यानी यहाँ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो है अपने से लोअर लेवल के ऑफिसर को डेलीगेट करेगा पावर। थर्ड वन जो है वो है डिवोल्यूशन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं हस्तांतरण, हिंदी में कहते हैं इसको। ये तीसरे प्रकार का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, हस्तांतरण। और जब सरकारें कार्यों का हस्तांतरण करती है तो वो निर्णय लेने, वित्त और प्रबंधन का अधिकार कॉरपोरेट स्थिति वाले स्थानीय सरकार की अर्ध स्वायत्त संस्थाओं को हस्तांतरित कर देती है। हस्तांतरण आमतौर पर सेवाओं के लिए जिम्मेदारियों के संदर्भ में होता है। जैसे नगर पालिका को आपने कुछ हस्तांतरित कर दिया, पंचायतों को कुछ हस्तांतरित कर दिया। तो हस्तांतरण अधिकांशतः जो है वो कार्यों का हस्तांतरण होता है। वो जैसे आप देखिएगा कि संविधान के 11वीं अनुसूची में जो है कुछ काम है, 29 काम है, जिसको राज्य सरकार ने क्या किया, हस्तांतरित किसको कर दिया है, वो पंचायत को कर दिया है। उसी तरह आप 12वीं अनुसूची में देखिएगा जहाँ पे कि नगर पालिका का विधान है, वहाँ पे जो है राज्य सरकार ने क्या किया, 18 कार्य जो है वो नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया। तो हस्तांतरण जो है उसी तरह से वो आगे बढ़ता है वो। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं तो अमूमन खासतौर पे ये सवाल जो है 3F का सवाल पिछले साल सिविल सेवा की परीक्षा में भी आया था। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और आज इस पे ज़्यादा बात हो रही है कि जब हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें 3F क्या है। 3F है फंक्शन, फंक्शनरीज और फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ते हैं कि उसमें फंक्शन की क्या भूमिका है, फंक्शनरीज की क्या भूमिका है, और ये आपस में जो है किस तरह से विकेंद्रीकरण के पूरे प्रोसेस को ये बहुत प्रभावित कर रहे हैं आज। तो फंक्शन और फंक्शनरीज और फाइनेंस के कारण जो है विकेंद्रीकरण का पूरा विन्यास जो है बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा और आपको लगेगा कि इसमें कुछ तो है खास जिसके कारण से इसको हमें देखा जाना चाहिए। पहला है फंक्शन, और फंक्शन का मतलब है कि द लोकल गवर्नमेंट शुड हैव क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस laid down by law that don't overlap with state, and under function should have administrative capacity and officers answerable to the local government। मतलब आप फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि स्थानीय सरकार के पास कानून द्वारा निर्धारित स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य करना जो है कहा गया है, जो कि राज्य के साथ ओवरलैप ना हो। कानून बता रहा है कि आपको स्थानीय सरकार को ये सर्टेन काम करना है और वो स्टेट के साथ कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, आप फ्री हैं वो काम करने के लिए। आप स्टेट आपके काम में किसी तरह का जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। सेकेंड वन इज फंक्शनरीज। फंक्शनरीज में क्या है कि प्रशासनिक क्षमता और अफसर होना चाहिए जो कि स्थानीय सरकार के प्रति उत्तरदायी हो। मतलब फंक्शनरीज का मतलब है कौन कौन से लोग हैं जो फंक्शन को करेंगे। तो कुछ ऐसे आपके पास तो पर्सनल होने चाहिए, कुछ कर्मचारी होने चाहिए, कुछ पदाधिकारी होने चाहिए जो कि काम करेंगे, और वो ऐसे अफसर होने चाहिए जिनके पास प्रशासनिक क्षमता हो, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हो कि वो फंक्शन करेंगे और उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। एंड लास्ट वन इज फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है कि वित्त से है, और आप जानते हैं कि कार्य भी तभी होगा, फंक्शनरीज भी तभी ठीक से काम करेंगे यदि आपके पास फाइनेंस हो। तो आपके पास सुरक्षित स्रोत होना चाहिए, आपके पास सुरक्षित फंडिंग होना चाहिए, अंतः सरकारी ग्रांट होना चाहिए, तभी जो है आप इस कार्य को बिना किसी रुकावट के आप अच्छे से बहुत प्रवीणता के साथ जो है इस तरह के काम को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि इन तीनों को, फंक्शंस, फंक्शनरीज और फाइनेंस को जो है हम विस्तार से देखें। तो हमने डिफरेंसेस में तीनों चीज़ों को देखा, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को देखा, उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन को देखा, उसके बाद हमने जो है आप कह सकते हैं डी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को देखा, जिसमें कि डीकंसेंट्रेशन, डेलीगेशन और डिवोल्यूशन पे हमने बात की। एंड फाइनली जो है 3F ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फंक्शंस, फंक्शनरीज और फाइनेंस। अब अगले पार्ट में आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि विकेंद्रीकरण संबंधित जो है अलग अलग प्रकार या टाइप क्या है, अलग अलग जो है टाइप जो है वो क्या है विकेंद्रीकरण का,
हम इसको अगले हिस्से में बात कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो विकेंद्रीकरण से जुड़ा पूरा लिटरेचर, तो उसमें कुल मिला के जो है 5 तरह का टाइप जो है इसमें नज़र आता है, जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। पहला है राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड जो है वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण यानी फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट जो है सबसे, वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो हम बारी बारी से इन पांचों के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। पहला है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण केंद्रीय सरकार से स्थानीय सरकार और संस्थाओं की तरफ कार्यों और प्राधिकारों का हस्तांतरण पर बल देता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट और लोकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ फंक्शंस और प्राधिकार, अथॉरिटी, दोनों का हस्तांतरण को ये फोकस करता है। और यह हस्तांतरण स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाता है, मतलब जो लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पे जो है ये हस्तांतरण करने की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि स्थानीय जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बेसिस पे कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय निर्माण में अधिक शक्ति प्रदान करना। ये चाहता है कि जो सिटीजन हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको निर्णय निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिले, उनको डिसीजन मेकिंग में शक्ति मिलना चाहिए। हालांकि ये बहुलवादी राजनीति और प्रतिनिधिमूलक सरकार के साथ संलग्न रहा है, परंतु लोगों को अधिकार प्रदान करके ये लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को भी मजबूत करता है। मतलब ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो ये बहुलवादी राजनीति यानी प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ ये संलग्न रहा है। जब भी हम बात करते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण करने का, तो जो प्रतिनिधिमूलक सरकार है, रिप्रेजेंटेटिव सरकार है, आप उसको चुन के भेजते हैं, वो सब तो है ही, लेकिन साथ में ये इसका खास लगाव क्या है कि जमीन स्तर पर लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को यानी डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को और इन्हांस करे थ्रू रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, थ्रू पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं। समाज के सभी वंचित वर्गों, जाति, जेंडर के लोगों को तृणमूल स्तर पर यानी जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर प्रतिनिधित्व देकर और उनकी सहभागिता से लोकतंत्रीकरण की जड़ें और गहरी होती है। मतलब जैसे ही समाज का जो वंचित तबका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा जमीनी स्तर पर, तो उससे जो जड़ है, जो रूट है डेमोक्रेसी की, और वो गहरी होगी। अत्यधिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण के कारण सरकारी निर्णय में आम लोगों की आवाज़ और बुलंद होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण करेंगे तो सरकारी जो डिसीजंस हैं, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, उसमें आम लोगों की आवाज़ और बुलंद होती है और भी मजबूत होती है। उससे राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बहुत सारे संवैधानिक सुधार की ज़रूरत होती है ताकि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। और जब भी हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को लागू करें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को लाने से जो है वो तभी वो अच्छे से फुलफिल लागू हो सकता है जबकि आप और हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करें उसमें। तो 73rd अमेंडमेंट को एक महत्वपूर्ण जो है सफलता के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके माध्यम से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को जो इस्टेब्लिश किया गया है। अगला जो है वो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या करते हैं, केंद्रीय सरकार के स्थानीय इकाई की तरफ जो है सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, यानी कि इसमें केंद्रीय सरकार से स्थानीय सरकार की तरफ जो है वो सत्ता का इसमें प्रत्यायोजन हो रहा है। यानी जैसे ही यहाँ आप देख रहे हो कि प्रशासनिक आ गया तो यहाँ पे डेलीगेशन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने डेलीगेशन वर्ड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम प्रत्यायोजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सेंटर से इस लोकल लेवल पे पावर को डेलीगेट कर रहे हैं। यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकार और उत्तरदायित्व का पुनः वितरण पर बल देता है। पुनः वितरण का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कह रहे हैं कि विभिन्न स्तरों पर जो भी प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अलग तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पहले जो था उससे जो है कल्याण नहीं हो पाया लोगों का, इसलिए इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। इसके अंतर्गत नियोजन यानी प्लानिंग, वित्त यानी फाइनेंस, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, प्रशासन, सभी स्तरों में दायित्वों का विकेंद्रीकरण रहता है। यानी सभी लेवल पे विकेंद्रीकरण की ये बात कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण है स्थानीय ज़रूरतों के बारे में स्थानीय सरकारों को
अधिक जानकारी होने का विचार, स्थानीय लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को देखें तो स्थानीय सरकार को पता होता है कि गरीब तबका कहाँ रहता है, उसे पता होता है कि किस तरह की समस्या है, उसे पता होता है कि गरीब बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्था कितनी समृद्ध है, दोपहर भोजन से मिलने वाले भोजन उसके लिए सुलभ है या नहीं है। इसीलिए आपको स्थानीय सरकारों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे स्थानीय संदर्भ का पता होता है, उसे स्थानीय चिंता का पता होता है, उसे स्थानीय समस्याओं का पता है, तो वो अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स को वो डील कर सकती है। इस तरह से स्थानीय सरकार जो है सेवा प्रदाता यानी स्थानीय शिक्षकों, नर्सों आदि को मॉनिटर करने का सबसे जो है बेहतर विकल्प है। और ये क्या करता है कि स्थानीय जो भी शिक्षक है, नर्स है, वो सभी जो है इससे रीस्ट्रेंथन होता है और इस प्रकार से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होता है जिससे बेहतर क्रियान्वयन के उपरांत जो है जन कल्याण में सुधार होगा। तीसरा जो है वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन भी इसको कहते हैं। और बेसिकली फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है केंद्रीय प्राधिकार से स्थानीय प्राधिकार की तरफ वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी से लोकल अथॉरिटी की तरफ क्या करना है कि फाइनेंस जो है वित्तीय शक्ति का आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। विकेंद्रीकरण का केंद्रीय भाव वित्तीय दायित्वों का प्रसार करना है, यानी जो वित्तीय दायित्व है, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफ्यूज़ करना है आपको सेंटर से जो है लोकल स्तर पर। अगर स्थानीय सरकार और संगठन विकेंद्रीकरण को प्रभावी तरीके से लागू करती है, वैसी स्थिति में उनके पास पर्याप्त राजस्व होने चाहिए, चाहे वो स्थानीय रूप से सृजित किए जाए अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए जाए। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि वित्तीय विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप से लागू करें, उसका फ़लसफ़ा पूरा हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्थानीय स्तर पर राजस्व लाना चाहिए, या तो वो खुद से सृजित करें या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से उन्हें वो राजस्व जो है उपलब्ध कराए। इसके अंतर्गत कई कार्य हैं। जब हम बात करते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण की, तो उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कार्य हैं जो सम्मिलित हैं उसमें, जैसे स्ववित्त की व्यवस्था यानी सेल्फ फाइनेंसिंग। अभी ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है। आप देखिएगा किस तरह से सरकारें जो हैं वो कह रही हैं कि आपको सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, अलग अलग स्तरों पे सरकारें कहती हैं कि अगर आपको कुछ नए कोर्सेज़ लाने, कुछ नया व्यवस्था करना है, तो आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब है कि मान लीजिए किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं और वहाँ आपसे कहा जाए कि फ़लाँ एक कोर्स है, उस कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाइए, तो हम आपको जो है एक सर्टिफिकेट देंगे और हम आपको जो है एक हो सकता है फील्ड ट्रिप कराएंगे और ये सब करवाएंगे और आपको उस कोर्स के लिए 2000 रुपया फ़ी देना है। तो एक विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज के फ़ीस को तो देता ही देता है, उसके साथ साथ वो जो है इस तरह के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए भी अलग से फ़ीस पेड करता है। तो ये पूरी तरह से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का यही मतलब है कि वो चाहती है कि स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, वो वित्तीय मामलों को खुद से हल करे, खुद से उसका प्रबंधन करे। इसमें स्थानीय राजस्व का विस्तार करने की बात की गई है। जो लोकल लेवल पे राजस्व है, जो फाइनेंस है, उसको वो विस्तृत करने पे वो जोर देते हैं। संपत्ति कर अथवा सेल्स टैक्स के द्वारा उसको विस्तार करने की बात की गई है। और अंतः सरकारी ट्रांसफ़र, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सामान्य राजस्व करों का स्थानीय सरकारों की तरफ हस्तांतरण किया जाता है। यानी इसमें इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र भी इसी का हिस्सा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि सामान्य राजस्व जो टैक्सेस हैं उसको स्थानीय सरकारों की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करती है। दक्षिण एशिया में विकेंद्रीकरण पे हुए अध्ययन से ये बात निकलकर सामने आया कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत है। ये आपको जो है एक अच्छा एहसास दिलाता है, लेकिन परंतु उसके तरफ दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर भी है और ये तस्वीर जो है राज्यों की तस्वीर है। स्टेट्स रिपोर्ट है 2000 की, जो ये बताती है कि पंचायतें और नगरपालिका या नगरपालिका निकायों में स्वायत्तता पर आधारित जो रही है, उसने यह रेखांकित किया है कि भारत में केरल को छोड़कर बाकी कोई भी राज्य ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हासिल की है। मतलब हम जान रहे हैं 73rd अमेंडमेंट आया 90s में, 1992-93 में, और 74th अमेंडमेंट, और इतने साल बीत गए हैं, फिर भी राज्य बोले तो कुछ एक दक्षिण के राज्यों को छोड़कर जो है पूरे उत्तर भारत में जो है विकेंद्रीकरण की दिशा में राज्यों ने कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की है। ये रिपोर्ट उस तरह के चैलेंजेस को भी इशारा करता है।
अगला जो विकेंद्रीकरण का टाइप है वो कार्यात्मक है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन। और फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियों से स्थानीय एजेंसियों की तरफ कार्यों उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करते हैं, मतलब कार्यों का भी और उत्तरदायित्वों का भी, दोनों का हस्तांतरण इसमें हो रहा है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 11 अनुसूची में हम देखते हैं कि 29 कार्यों को जोड़ा गया है। 29 कार्यों को भारत के जो है 73वां संविधान संशोधन के उपरांत जो 11वीं अनुसूची आपके संविधान में जोड़ी गई, उसमें 29 कार्यों को रेखांकन किया गया है और ये कहा गया है कि राज्य सरकारें इन 29 कार्यों को करने के लिए पंचायतों को जो है कार्य हस्तांतरित करती है कि आप ये सारे कार्य को करिए। अब वो कार्य कैसे हैं? वो कार्य हो सकता है खेतीबाड़ी से जुड़े हों, वो कार्य लघु सिंचाई से जुड़े हों, वो कार्य छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए हों, वो कार्य गरीबी निवारण के मुद्दे से जुड़े हों, वो कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से जुड़े हुए हों, वे कार्य जो है कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़े हों, वो कार्य हो सकता है पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या की और उसकी व्यवस्था से जुड़े हों, वो कार्य बाजार और हाट की व्यवस्था से भी जुड़े हों। तो ये अलग अलग एरिया है जहाँ से जुड़े ये हो सकते हैं और यहाँ पे व्यवस्था करने की बात की गई है उसमें। इसी तरह 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत भी जो है 12 अनुसूची में कुल 18 कार्यों को जोड़ा गया, जिसपे राज्य सरकार नगर पालिका को हस्तांतरित करती है। जैसा कि नाम से ही लगता है ये फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ इसमें फंक्शन को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है। पहले तक जो कार्य सरकार करती थी, सेंटर करती थी, स्टेट करती थी, उसने क्या किया, पंचायतों को हस्तांतरण कर दिया है। यानी 73rd अमेंडमेंट में 29 कार्य और 74th अमेंडमेंट में 18 कार्य जो है अब पंचायती राज और नगर पालिका करेगी और राज्य उसको ये करने के लिए अधिकृत कर रही है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के विमर्श में लोकतांत्रिक ये जो एक शब्द जुड़ने से इसका विशेष आशय हो जाता है। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक हैं हम, उसका विशेष आशय है क्योंकि विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से यहाँ प्रयोग में लाया गया है और अब तक विशेष रूप से और इसका कोई लोकतांत्रिक मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से ही अभी तक मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ किया गया है और पहली बार जब आप इसमें डेमोक्रेटिक शब्द जोड़ रहे हैं यानी वो उसमें कुछ नयापन, कुछ अभिनव चीज़ जोड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब है विकेंद्रीकरण जब लोकतांत्रिक होता है तब वो सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उपकरण होता है। मतलब जैसे ही वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा वहाँ पे इम्पावरमेंट का बोध होगा, सशक्तिकरण का बोध होगा। और विकासशील देशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को दो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहाँ पे विकेंद्रीकरण का आशय जो है वो दो संदर्भों में है, संस्थागत और उपकरणात्मक यानी कि इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा जो है उपकरणात्मक यानी कि इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। दो संदर्भों में इसको हम देख सकते हैं। अगर संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल रूप में देखें तो ये स्वशासन का संस्थागत के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश करने की बात करता है कि पंचायती राज एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कैसे स्थापित होगा, पंचायती राज स्वशासन के संस्थान के रूप में कैसे स्थापित होगा, इसकी बात करता है। और उपकरणात्मक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रूप में जो है विकेंद्रीकरण का क्या लक्ष्य है, विकेंद्रीकरण स्थानीय समाज को सशक्त करने के लिए सहभागी विकास को बढ़ाने का एक उपकरण है, यानी कि ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को बढ़ाने का जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि आप विकेंद्रीकरण ला रहे हैं मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग सहभागी हो रहे हैं, और जैसे ही वो सहभागी हो रहे हैं तो वो सहभागी लोकतंत्र या सहभागी विकास को स्टैब्लिश करने का जो है उपकरण के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने डिसेंट्रलाइजेशन के तमाम इश्यूज़ को अभी तक हमने देखा है, जैसे हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, हाँ डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़े परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी है वो क्या क्या है, और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन के साथ हमने अंतर करके देखा, डिसेंट्रलाइजेशन को हमने डेलीगेशन के साथ अंतर करके देखा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन यानी प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण है उसके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि डीकंसेंट्रेशन, डेलीगेशन और डेवोल्यूशन के ऊपर हमने देखा विस्तार से, और साथ ही साथ हमने उसके प्रकार पे भी चर्चा की है। 5 जो अलग अलग प्रकार है, चाहे वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे वो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, हमने सब पे विस्तार से जो है इसमें बातचीत की है। धन्यवाद।